हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, यानी तत्व और सार का सिद्धांत। तो ये कौन सा सिद्धांत है? ये कई सिद्धांत जो संविधान से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें प्रफुल्ल कुमार बैंक ऑफ खुलना, ये एक केस था जिसमें कोर्ट ने अपना व्यू दिया था कि कोई भी कानून अगर ऐसा है कि वो उसका मूल उद्देश्य बनाने वाली विधानमंडल के अंतर्गत आता है, तो उस उद्देश्य को देखते हुए जो देखने पर ऐसा लगता है कि ये दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन मूल उद्देश्य और अंतोगतता वो जिस चीज को हिट करता है या जहां पर उसको कारगर माना जाता है वो अपने उद्देश्य में पूर्ण होता है, तो उसी को मान्यता देते हुए उस पे जो आक्षेप लगाए जाते हैं उनको नकारते हुए उसको एक वैधानिक नियम मान लिया जाता है, यानी वो कानून विधि की दृष्टि में सही मान लिया जाता। तो बैंक ऑफ खुलना में ये केस था बंगाल का। बंगाल राज्य ने एक विधान सभा द्वारा ऋणों पर ब्याज की एक अधिकतम सीमा पे रोक लगा दी थी, इससे ज्यादा, क्योंकि उसका दुष्परिणाम हो रहा था वहां के आम जनता पर, किसान, गरीब, इन लोगों पर। तो उन लोगों जो महाजन लोग थे उन्होंने इस कानून के विरोध में कोर्ट में केस दायर किया। तो वहां पर पूरे केस के फैक्ट्स को देखने के बाद कोर्ट ने ये माना कि निश्चित तौर पे ये मनी लेंडर एक्ट से संबंधित है। तो ये प्रावधान जो किया गया था कि एक निश्चित सीमा से अधिक नाजायज ब्याज नहीं लिया जा सकता। वो हो क्या रहा था उस जगह कि अनाप शनाप ऋण के ऊपर ब्याज लगा दिया जाता था। उससे क्या होता था, आदमी मूल चुकाना तो दूर, उसका ब्याज ही नहीं चुका पाता, तो धीरे धीरे वो उनकी सारी जमीन जायदाद कब्जे में ले रहे थे। तो एक तरह से शोषण किया जा रहा था। उस शोषण से बचाना और विधानसभा का एक काम बनता अपने प्रजातंत्र व्यवस्था के अंदर। तो उसमें इसलिए ये वाले कानून में ये जो उद्देश्य को लेकर ये बनाया गया था, उसे देखते हुए उसका मतलब पिथ जैसे पेड़ का तना होता है, उसका सेंट्रल पार्ट, तो मूल केंद्र उसका जो उद्देश्य था वो बिल्कुल सही था, इसलिए इसको मान्यता दी थी। यही पिथ एंड सब्सटेंस, यानी कोई भी कानून है तो उसका मूल उद्देश्य देखिए, ये नहीं कि वो किसको डील करता है, एट लास्ट उसका डील करने के बावजूद वो अंतिम उद्देश्य को पाता है तो वो सही कहलाएगा। जब प्रथम दृष्टि में ऐसा लग रहा था कि ये इंटरेस्ट और ये सब चीजें ये तो सेंट्रल एजेंसी रेगुलेट करेगी, तो निश्चित तौर पे बैंक रेट है, ये सब चीजें केंद्र से निर्धारित होती हैं, केंद्र के उसमें आती हैं। लेकिन जो आप ऋण देते हैं प्राइवेट, किसी व्यक्ति द्वारा ऋण दिया जाता, तो उसमें एक सीमा निर्धारित कर दी गई है, क्योंकि बैंक के ऋण भी एक सेंट्रल एजेंसी निर्धारित करती सरकार से परामर्श के बाद, जो वर्तमान में आया भी है। अब ये दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, प्रादेशिक सामीप्य का सिद्धांत। तो इसमें प्रादेशिक सामीप्य क्या है? तो इसमें ये दिखाया गया कि कई बार ऐसा होता, अब मॉडर्न सोसाइटी में बाहर की कंपनियां यहाँ आ जाती हैं, तो कहने को वो रजिस्टर्ड कंपनी तो बाहर है, लेकिन मेन उसका जो वर्किंग है, अर्निंग है, वो यहाँ है। तो यहाँ पर वो अर्निंग कर रही है, अपनी रजिस्टर्ड कंपनी वहां दिखा रही है, तो यहाँ की अर्निंग पे भी उसको लीगली तौर पे यहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहिए देश की ग्रोथ में। तो उसी आधार पर बेलिस ब्रदर एंड कंपनी, जो कि एक ब्रिटेन की कंपनी थी, उस पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बम्बई, उस समय बम्बई कहा जाता था, तो वो उसका ये केस है, बेलिस ब्रदर्स एंड कंपनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बम्बई। तो इसमें एक ब्रिटिश कंपनी जो भारतीय फर्म के साथ साझेदार थी, पार्टनरशिप में यहाँ बिजनेस कर रही थी, उसका मुख्य अर्निंग यहीं से हो रही थी। तो यहाँ भारत में वो टैक्स एक भी नहीं देती थी, तो उस टैक्स को वसूल करने के लिए उसमें आयकर विभाग ने उस पर
क्लेम किया कि इतना आप पे ड्यू है, आप दें, तो इसके विरोध में वो कोर्ट में गई। तो कोर्ट ने ये माना कि निश्चित तौर पे ये कंपनी को ये टैक्स देना चाहिए और वो इसके देने के लिए बाध्य है, क्योंकि जो कानून है तो उसकी टेरिटोरियल एक्सेस उस कंपनी पर भी अप्लाई होगा जो देखने में रजिस्टर्ड तो बाहर है लेकिन उसका वर्किंग यहाँ है, तो मेन अर्निंग इसी टेरिटरी से हो रही है। तो ये इस सिद्धांत है। अब एक और डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, छद्म विधान का सिद्धांत। इसमें ये है कि ये बिल्कुल इससे उल्टा समझिए, ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रुथ एंड सब्सटेंस और कलरेबल लेजिस्लेशन है जो दिखाता है कि हम ये करना चाह रहे हैं लेकिन वो करना कुछ और चाहता है। जो प्रथम दृष्टि में जहां पर लगता था कि ये कुछ और कर रहे हैं दूसरे के क्षेत्र में, और इसमें ये लगता कि नहीं अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन अंतिम तौर से वो ब्रीच करते हैं दूसरे के क्षेत्र के अधिकार सीमा में जो कार्य उसके करने के उस कार्य को करना चाहते हैं। तो कामेश्वर सिंह का ये केस था बिहार राज्य का, और यही केस जो है ना, जो कोई विधानमंडल प्रत्यक्ष करने की क्षमता नहीं रखता उसे मैं प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकता, नहीं कलर देके उसे अपने कलर में नहीं रंग सकता कि ये मेरा कार्य है। तो यही केस इस डॉक्ट्रिन में आता है। जो अगला डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथकता का सिद्धांत। अब इसमें ये बताया कि कोई एक्ट बनाया है उसका कुछ पार्ट ऐसा है जो इलीगल है, जिसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता वैधानिक दृष्टि से, उसमें कुछ तकनीकी इस तरह से तकनीक वैधानिक कमी होती है जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ना होता है या विधि के जो बेसिक प्रिंसिपल है उससे अलग होता है, तो उस आधार पर उसको कोर्ट निरस्त कर देती है। तो कई बार ऐसा होता है कुछ कानून इस तरह के बने होते हैं कि उसके उस विशेष प्रावधान को अगर हम हटा दें तो पूरा ही वो विधान जो अपना उद्देश्य लेके बनाया गया तो वो ही फेल कर जाएगा। तो कुछ में ऐसा होता है कि एक दो सेक्शन हटा देते उससे कोई प्रभाव नहीं तो हटा दिए जाते, लेकिन कहीं कहीं पे इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका कि उसके हटाते ही पूरा जो रूल या एक्ट है वो कलेक्ट कर जाता है। तो उसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथकता का सिद्धांत, यानी उसको पृथक नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में वो पूरा का पूरा कानून या विधान शून्य माना जाए। हो सकता है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो, धीरे धीरे मैं आपको संविधान से संबंधित और भी चीजों पे वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।